हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के स्पेशल एग्जाम जैसा कि आज 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका हो चुका है। हमारे पास में पूरा आपका पेपर आ चुका है और आंसर की यहाँ पर हम आपको सोल्व करवाने वाले, यानी कि इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम आपको देने वाले, पूरी आंसर की आपके साथ में रिवील करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि आपकी एग्जाम 18 तारीख को भी है, दोनों शिफ्ट में, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का आपका पेपर आया और क्या क्या इसका आंसर आपका रहेगा, है ना। और आपको हम बता देगा 110% एक्यूरेट आंसर आपको हम बताने वाले हैं, जिससे आपको जो आयोग है उसकी आंसर की और ये आंसर की हम जो बताएंगे बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं करके रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर इसकी पीडीएफ भी हम डाल देंगे, आंसर की हम डाल देंगे। गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जीके से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा चिल्का झील। चिल्का झील। अब देखिए, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उन्होंने टिक लगा रखा है, यानी कि उन्होंने भी यही क्लिक किया था, तो इनका राइट आंसर है चिल्का झील। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ये जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत जो प्रकाश होता है सफेद, है ना, व्हाइट लाइट। बेसिकली ये पूछा है कि ये कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स, कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? तो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके तट पर स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। और गाइस, हमने आपको काफी सारे वीडियोस दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें से इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी हमने कवर करवा दिया ऑलरेडी आपको। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो काफी सारे वीडियोस डाल रखिए, आप जरूर से उन वीडियोस को एग्जाम देने से पहले देखकर जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? यानी कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया कौन थे, तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इतने ज्यादा टफ भी ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई थी ये की थी हरिसेन ने, हरिसेन ने की थी, और संस्कृत में इसकी रचना इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या अटेम्प्ट किया है इनकी जगह वो भी आप देखते चलेगा और अपना स्कोर काउंट करते चलेगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती, उपज और कटाई को जाना जाता है किस नाम से? विटीकल्चर इसको बोला जाता है, विटीकल्चर आप इसको बोल सकते हैं। यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेल की कुबड़ की तरह ये दिखाई देती है। डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से जो अलग होता है ये किसके द्वारा होता है? इस तरह से आपसे पूछा है, किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। यानी कि आपका यहां से जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सोनपुर पशु मेला नाम से ही क्लियर है, बिहार में ये आयोजित होता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। और इस तरह से काफी अच्छा खासा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है अभी तक, है ना। इतने ज्यादा आपके जो टफ क्वेश्चंस ये नहीं है, अगर हम बात करें कि टफ लेवल का, तो इतना ज्यादा टफ आपका पेपर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह के नाम से जाना जाता है? तो ये किस राज्य में हुई थी इसका आपको क्लिक करना है। तो हिमाचल प्रदेश में ये हुई थी, हिमाचल प्रदेश, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बिल्कुल एज इट इज आंसर हम आपको गाइस बता रहे हैं, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे ताकि आप और अच्छे से इसको एनालिसिस कर पाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए भारत में जो सर्वोच्च पद है इस पद का नाम आपको बताना है, और इस पद का नाम है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? आप सभी को बताइए कुमार संभवम किसकी है? यह है महाकवि कालिदास जी की। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। काफी अच्छा खासा पैटर्न आपको अभी तक देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा टफ आपका पेपर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य या किस स्थान पर है? नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है ये आपसे पूछा गया है, ये है कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपका यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ना। शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को बोला जाता है शहरीकरण। शहरीकरण इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जो है ये स्पेशली जाना जाता है कालीन बुनाई के लिए। तो कालीन बुनाई आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है ना। राज्य वृक्ष आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का, तो कौन सा है, ये अशोक हो जाएगा। अशोक ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सूरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सूरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ये आपका है, तो बलिया आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लिंक्डइन है। लिंक्डइन तो यहाँ से आपका लिंक्डइन यानी कि आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आपका पैटर्न क्या है ना, और आप अयोध्या के बारे में भी आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चंस देखेंगे सेम पैटर्न पर। तो आप ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मथुरा की यहाँ पर बात की गई है। अगर बात की जाती है अयोध्या की तो भगवान राम आता और यहाँ पर ब्रजभूमि की जगह और कुछ आता। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में है। सिकंदरा डी ऑप्शन है। काफी इजी आपको क्वेश्चंस मिले हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य है हुरका बोल। हुरका बोल नृत्य है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट का। इनके साथ में मिलकर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 59 की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, यूपी SSF का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म इसका बताना है। तो उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स ये होता है, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निवेश मित्र पोर्टल मोबाइल यानी कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम है इसका नोटबंदी। नोटबंदी या विमुद्रीकरण, और इंग्लिश में अगर हम बोले तो डीमोनेटाइजेशन है ना। मोनेटाइजेशन है ना मुद्रीकरण होता है, और एक होता है डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण। उसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं नोटबंदी या विमुद्रीकरण। इंग्लिश होता है डिमोनेटाइजेशन है ना। तो याद रखिएगा आपका नोटबंदी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको देखिए यहां पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कॉन्सोलिडेटेड, देखिए यहाँ पर समेकित इसको बोल सकते हैं, कॉन्सोलिडेटेड इसको बोल सकते हैं, समेकित यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है इसको बोला जाता है फिशिंग। फिशिंग इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो आप सभी को बताइए टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। इनमें से वाक्य आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको क्लिक करना है। तो इनमें से जो वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है ये है, वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है ये जीएसटी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में जो स्थित बंदरगाह इसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चंस आपको मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के भी मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है आपको थोड़े डीपली भी मिले हैं। बाकी आपका जो ज्यादातर क्वेश्चंस बने हैं वो काफी अच्छा से ईजी बने हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया
NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो मुख्यालय की आधारशिला रखी है अमित शाह ने, ये कहाँ पर रखी है? आपका जो करेक्ट आंसर है ये है आनंद, आनंद में रखी है। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में है। तो आनंद आपका यहाँ से क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इस पुरस्कार को क्या नाम दिया गया है? इस पुरस्कार को नाम दिया गया है राष्ट्रीय गोपालन रत्न या राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल 68 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा इटली, इटली के साथ में दिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा जो पहुंचा है ये पहुंचा है कोलंबो श्रीलंका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार का जो संस्थापक था, ये क्वेश्चंस आपका हम बता दें आपको, इससे पहले आपका जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चंस बनाए और इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी ये पेपर क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था और हमने आपको अच्छे से बताया था कि गाइस क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर में हमने बता दिया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन जरूर से आपका बनेगा। सो फाइनली गाइस ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है खान अब्दुल गफ्फार। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये जो किया है ये किया है नरेंद्र मोदी ने। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम 72 नंबर तक क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करवा चुके हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है आपका यहाँ पर। अब देखिए हमने जो जीके के क्वेश्चंस थे वो आपको कवर करवा दिए। हिंदी की तरफ हम आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब यहाँ पर सभी शब्द जो तत्सम है इनमें से जो विकल्प है नव्य और स्वर्णकार इसमें है तत्सम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? नलिन और राजीव बेसिकली आपसे पूछा है यहाँ पर। बिल्कुल, तो कमल आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है इसको आपको एक शब्द में बताना है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ये तो आपका एक शब्द न कहकर इसको अपन बोल सकते हैं, एक से अधिक वाक्य शब्द है ये, है ना। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। पूर्व से उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द में आपको बताना है। तो इसको ईशान बोला जाता है। ईशान आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? बिल्कुल, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से शशधर शशिधर यानी कि चांद और शिव। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य इस तरह से है, वहां ऑफिस में बैठा मेरे प्रतीक्षा कर रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सभी में कुछ ना कुछ एरर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है और यहां से आपका जो विहार है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में जो प्रयोग होता है किस शब्द का होता है? तो ये शब्द है सोना। सोना आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर जो है ये रेखांकित है, आप देख सकते हैं। इसमें कारक आपको बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें है संबोधन कारक। संबोधन कारक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव जो शब्द है ये कौन सा है? तो ये है काज। काज जो है ये तद्भव शब्द है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में अभि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा जो समास आपको देखने को मिलता है? रक्त रंजित में जो समास आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा प्रश्न, क्यों, कब और कौन से। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होता है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मदिराल शब्द जो है इसमें संधि विच्छेद का चयन आपको करना है। मदिरा धन आले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण जो चिन्ह है इसको उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो सतसई जो शब्द है इसमें किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है समुच्चय बोधक विशेषण का, यानी कि आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में जो आपको यहाँ पर क्रिया देखने को मिल रही है तो ये क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है?
चिल्लाहट में प्रत्यय दे रखा है, ना कि उपसर्ग। उपसर्ग आगे और प्रत्यय जो होता है बाद में होता है। आहट आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहा है अब तक आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है कितना ईजी है, कितना अच्छा खासा आपको पैटर्न इस बार देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा इस वाक्य में होगा कृत्यवाच्य, यानी कि आपका कृतवाच्य। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो ये होता है साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। अगला आपका है, परोक्ष का विलोम आपको बताना है कौन सा होता है। परोक्ष का जो विलोम होता है, देखिए परोक्ष का यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिले हैं, अपरोक्ष ये भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष, है ना। तो ये सी भी सही है, डी भी सही है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से को सही माने या क्वेश्चन को डिलीट करें, बाकी इसमें ये भी है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए अत्यधिक कंजूस होना, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मात्राएं इसमें होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य जो है यह है उपमा अलंकार में। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनिकार्ती शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग शब्द का अनिकार्ती शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्याज होगा, ब्याज। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वहां बाजार जा चुका इस वाक्य का काल पहचानिए। वहां बाजार जा चुका इस वाक्य का काल पहचाना है, तो आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, इस तरह का ये होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखिए गाइज आपके भी आपको और हम बता दें कुछ इस तरीके से। अब ये आपका जो है गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है, और इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे अहोदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, है ना, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की जो तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह सब जानने की इच्छा भी ही नहीं होती कि शरीर से वहाँ जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ लेना है, हमने जिस तरह से पढ़ा है आपको, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों और तक नहीं पहुंचा पाते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। क्लियर है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है क्या है इसका। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, यही हो सकता है। शिक्षितों की दुरावस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, और भारत की दुर्व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिएगा इस आपको दे रखा है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय में प्राय सर्वोत्तम छात्र रहे हैं। तो इसका जो शीर्षक आप अगर कहें, टाइटल अगर आपका इसका कहें, तो अंग्रेजी मोह की दुरावस्था भी आपका हो सकता है, लेखकों की दुर्दशा। तो यहाँ से आपका ये भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, है ना, इस तरह से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है साहित्य के प्रति? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अरुचि की भावना है साहित्य के प्रति। तो नगरवासी, सुशिक्षित, है ना, उच्च और अनपढ़, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संत रैदास की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है बांग्रू। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये कौन सा है? नहीं, है ना, निषेधात्मक, नेगेटिव हो जाएगा, निषेधात्मक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का हो जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेघ, है ना, मेघ, मेद,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल और यज्ञ, यानी कि आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अभिनय करने वाली स्त्री को हम बोलते हैं अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए, हमने जीके भी आपको कवर करवा दिया, पूरा हिंदी भी कवर करवा दिया आपको। अब यहाँ पर आपको जो ये मैथ्स के क्वेश्चंस आपको दिखे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके बचे हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करिएगा और इनमें आई थिंक आपको सारा जो ओवरव्यू है इनका, अगर आप राइट आंसर जानना चाहते हैं कि इनका राइट आंसर क्या है इन सभी क्वेश्चनों का, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व भी कर पाएं और समझ भी पाएं किस तरह से ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बाकी पैटर्न आप समझ सकते हैं किस तरह के एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वगैरह वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपको ये 2D 3D यानी कि आपका जो मेंसुरेशन है इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और सीरीज से भी आपके क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न है, ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इधर, है ना। सारा पैटर्न आप समझ सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी आगे का पैटर्न को देखने में और समझने में। तो यहाँ पर हमने जीके हिंदी का सारा आपको ओवरव्यू दे दिया है, किस तरीके से आपका पेपर आया था और आपका आंसर की हमने पूरी सोल्व आपको करवा दी है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो भी आपके लिए लेकर आए तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं हमारे सेकंड जो शिफ्ट है उसमें। उससे पहले आप सभी को बता दें कि टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर हम पीडीएफ अपडेट करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे ताकि आप और अच्छे से इस पीडीएफ को देखकर समझ पाए पैटर्न को। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।